हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा फर्म का समापन। फर्म का समापन जब होता है तो इसका अर्थ होगा कि जब जो भी फर्म में साझेदार बने हुए थे उन सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी संबंधों का समाप्त हो जाना ही फर्म का समापन या विघटन कहलाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 फर्म के समापन को परिभाषित करती है और धारा 39 में कहा गया कि जब सभी साझेदारों के मध्य संबंध समाप्त हो जाते हैं तो उसे फर्म का समापन कहते हैं। तो किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का समाप्त हो जाना फर्म का विघटन या समापन कहलाता है। तो ये परिभाषा धारा 39 में दी गई है। तो जब फर्म का समापन होगा तो फर्म के समापन का क्या प्रभाव होगा? सबसे पहला प्रभाव तो यही होता है कि समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो प्रथम प्रभाव हुआ समापन होने पर समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। जब सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के संबंध समाप्त हो चुके हैं, सभी साझेदार अलग अलग हो चुके हैं, तो उस समय फर्म के व्यवसाय को भी क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है। और जब फर्म का व्यवसाय बंद हो चुका है तो फर्म की संपत्ति और दायित्वों का हमें क्या करना है? तो जब सर फर्म का व्यवसाय बंद हो चुका है तो फर्म की संपत्तियों को विक्रय कर देंगे और फर्म के जो भी दायित्व हैं उनका हम भुगतान कर देंगे। तो संपत्तियों का विक्रय करने से जो धनराशि प्राप्त होगी उस धनराशि का उपयोग करेंगे फर्म के दायित्वों का भुगतान करने में। और फर्म के दायित्वों के भुगतान करने पर भी अगर शेष राशि रह जाती है तो उस शेष राशि को साझेदारों को भुगतान कर दिया जाता है साझेदारों के खातों का निपटारा करने के लिए। तो अगला पॉइंट है फर्म का समापन होने पर समस्त संपत्तियों का विक्रय करके फर्म के सभी दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। और यदि शेष बचा हो तो उस शेष राशि को साझेदारों को उनके खातों के निपटारे के रूप में भुगतान भी कर दिया जाता है। तो इस समस्त प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फर्म का समापन कहते हैं। अर्थात फर्म के समापन का अर्थ यह हो जाता है कि जब सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी संबंध समाप्त हो जाते हैं, फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है तथा फर्म की समस्त संपत्तियों को विक्रय करके दायित्वों का भुगतान किया जाता है और जो शेष राशि अगर बच जाती है तो साझेदारों को उनके खातों के निपटारे के रूप में भुगतान कर दी जाती है। तो इस समस्त प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सर फर्म का समापन कहते हैं। तो धारा 39 फर्म के समापन को परिभाषित करती है, जबकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 के अंतर्गत फर्म के समापन के प्रकार बताए गए हैं। तो धारा 40 से 44 तक फर्म के समापन के प्रकारों का वर्णन किया गया है। तो फर्म के समापन कितने प्रकार से हो सकते हैं? सर फर्म का समापन जब होता है तो समझौते द्वारा समापन हो सकता है, फर्म का अनिवार्य समापन हो सकता है, फर्म का नोटिस द्वारा समापन हो सकता है, फर्म का न्यायालय द्वारा समापन हो सकता है और किसी विशेष घटना के घटित होने पर भी फर्म का समापन हो सकता है। तो जब हम समझौते द्वारा समापन पर चर्चा करेंगे तो समझौते द्वारा समापन का अर्थ होता है कि जब साझेदारी का जब हमने निर्माण किया था तो साझेदारी का निर्माण किससे हुआ था? सर साझेदारी का निर्माण समझौते द्वारा हुआ था। जब सभी साझेदार आपस में एक साथ मिलकर व्यवसाय करने को सहमत हो जाते हैं तो वहां पे साझेदारी का निर्माण हो जाता है। और अगर साझेदार उसी समझौते द्वारा ये चाहते हैं कि हमें फर्म के व्यवसाय को बंद करना है, अपने साझेदारी संबंधों को समाप्त करना है, तो समापन से संबंधित समझौता करके साझेदार फर्म के समापन को कर सकते हैं। अर्थात समझौते द्वारा समापन का अर्थ हुआ कि जब सभी साझेदार स्वेच्छा से साझेदारी संबंध समाप्त करना चाहते हो तो उस समय साझेदारी को समझौते द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो साझेदार स्वेच्छा से किसी भी समय साझेदारी की समाप्ति कर सकते हैं एक समझौता करके। अनिवार्य समापन का अर्थ क्या होगा? कि जब कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जब साझेदारी का अनिवार्यतः समापन करना पड़े तो उसे अनिवार्य समापन कहते हैं। और ये परिस्थितियां होती है, नंबर 1, जब साझेदारी का व्यापार अवैध हो जाता है, नंबर 2, जब कोई भी साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो, नंबर 3, यदि एक
साझेदार के अलावा सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, सपोज करो यहां पे ए, बी और सी 3 साझेदार हों और इन 3 साझेदारों में से ए तथा बी दोनों साझेदार दिवालिया घोषित हो जाते हैं, तो शेष साझेदार अकेला रह गया कौन? सी अकेला रह जाता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति फर्म में साझेदार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जब व्यापार को चलाता है तो उसे एकल व्यापार कहा जाता है। तो एक व्यक्ति को छोड़कर शेष साझेदार क्या हो गए? दिवालिया घोषित हो गए। तो इस समय भी फर्म का अनिवार्य समापन किया जाएगा। तो जब एक साझेदार के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए तो भी फर्म का अनिवार्यतः समापन हो जाता है। इसके अलावा जब साझेदारों की अधिकतम संख्या से अधिक साझेदार हो जाते हैं, अगर मैं बात करूं कंपनी अधिनियम 1956 की, तो कंपनी अधिनियम 1956 में साझेदारी के अधिकतम संख्या का वर्णन था। जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा था फर्म का सामान्य परिचय, उस समय आपको हमने बताया था कि साझेदारी की अधिकतम संख्या का वर्णन साझेदारी अधिनियम 1932 में नहीं किया गया है। साझेदारों की अधिकतम संख्या साझेदारी अधिनियम में ना होके कंपनी अधिनियम में अधिकतम संख्या का वर्णन किया गया है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार साझेदारों की जो अधिकतम संख्या थी, एक बैंकिंग व्यवसाय में 10 थी और अन्य व्यवसाय में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 थी। इसके बाद नया कंपनी अधिनियम 2013 आया और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकतम संख्या का निर्धारण करेगी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज रूल 2014, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद कंपनीज रूल 2014 आया और कंपनीज रूल 2014 रूल नंबर 10 में एक फर्म के अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 निर्धारित की थी। तो जब साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 या 20 1956 के अनुसार और कंपनीज रूल 2014 के अनुसार अधिकतम संख्या 50, तो अधिकतम संख्या से अधिक साझेदार हो जाने पर भी फर्म का अनिवार्यतः समापन किया जा सकता है। अगला है नोटिस द्वारा समापन। नोटिस द्वारा समापन का अर्थ होता है जब साझेदारी स्वेच्छा पर चलाई जा रही हो। स्वेच्छा पर चलाने का अर्थ होता है, जब हमने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था उस समय हमने आपको क्लियर किया था कि एक होती है स्वैच्छिक साझेदारी, स्वैच्छिक साझेदारी होती है। और स्वैच्छिक साझेदारी का अर्थ होता है अगर कोई साझेदारी एक समय निश्चित समय के लिए की गई हो और वो निश्चित समय जब समाप्त हो जाता है तो निश्चित समय के समाप्त होने के बाद भी अगर साझेदारी को चालू रखा जाता है तो उसे स्वैच्छिक साझेदारी कहा जाता है। तो स्वैच्छिक साझेदारी की दशा में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को नोटिस देकर फर्म का समापन करवा सकता है। तो नोटिस द्वारा साझेदारी का अर्थ होगा यदि साझेदारी स्वेच्छा पर निर्भर करती है तो किसी भी साझेदार द्वारा फर्म का समापन नोटिस दिए जाने पर साझेदारी का समापन हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सर न्यायालय द्वारा समापन। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि न्यायालय द्वारा समापन उसी परिस्थिति में होगा जब कोई साझेदार फर्म के समापन के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेगा। और ये कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जब एक न्यायालय, एक कोर्ट फर्म के समापन के आदेश दे सकता है। तो वो परिस्थितियों में पहली परिस्थिति आपके सामने है, यदि कोई साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। मान लो यहां पे साझेदार ए तथा बी 2 साझेदार हैं। साझेदार ए मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो बी द्वारा अगर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है तो इस परिस्थिति में न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। दूसरी हम चर्चा करेंगे यदि कोई भी सक्रिय साझेदार स्थायी रूप से अपाहिज हो जाता है और साझेदार के रूप में अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। या मान लीजिए यही ए और बी साझेदार हों और इनमें ए अपाहिज हो जाता है, ए का एक्सीडेंट हो जाता है और ए कार्य करने में असमर्थ हो जाए। ये अपाहिज हो जाने पर
बी अगर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है तो इस परिस्थिति के आधार पर भी न्यायालय क्या कर सकता है सर, समापन के आदेश दे सकता है। अगली परिस्थिति होती है यदि कोई साझेदार दुराचार का दोषी हो। दुराचार के दोषी का मतलब ये होता है, मान लो ये ए और बी दो साझेदार हों और इनमें बी ने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे फर्म का व्यवसाय प्रभावित होता है, कोई अनैतिक कार्य किया जाता है बी द्वारा, तो इस परिस्थिति में ए अगर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है तो इस आधार पर भी न्यायालय फर्म के समापन के आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई साझेदार जानबूझकर साझेदारी समझौते अर्थात साझेदारी का जो अनुबंध हुआ है उस साझेदारी अनुबंध की शर्तों की पालना ना करे, साझेदारी शर्तों की अवहेलना करता हो, तो भी न्यायालय फर्म के समापन के आदेश दे सकता है। अगला पॉइंट होगा यदि फर्म को व्यापार में से केवल हानि होने की संभावना हो। सपोज करो कि ए और बी जिस व्यापार को चला रहे हैं उस व्यापार में सिर्फ हानि होती जा रही है, लाभों के संबंध में कोई जब फर्म के व्यापार से केवल हानि हो रही है तो उस हानि की दशा में भी फर्म के समापन के आदेश न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई साझेदार फर्म में अपने हित को किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है तो इसका अर्थ यह होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 3 साझेदार हो, ए बी तथा सी 3 साझेदार हो, इन 3 साझेदारों में से ए फर्म से रिटायर होना चाहता है। ए फर्म से क्या होना चाहता है सर, ये रिटायर होना चाहता है और ए बी तथा सी को इस बात के लिए बाध्य करने की कोशिश करता है कि ये ए रिटायर होगा, ए के रिटायर होने पर ए का पुत्र डी फर्म में साझेदार बनेगा, यानी कि ए इन दोनों को बाध्य करने की कोशिश करता है कि मेरे पुत्र डी को आप साझेदार बनाओगे, लेकिन बी और सी इसके पुत्र डी को साझेदार बनाने के लिए सहमत ना हो, तो उस परिस्थिति में बी और सी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके इस फर्म के समापन करवा सकते हैं, इस फर्म का समापन करवा सकते हैं। और इसके अलावा अन्य कोई ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिन कारणों से फर्म न्यायालय जो है फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। तो यह हो गया आपका न्यायालय द्वारा समापन। तो न्यायालय द्वारा समापन के कौन कौन से पॉइंट्स आपके सामने हैं सर, जब कोई भी साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, या कोई भी साझेदार अपाहिज हो जाता है, या कोई साझेदार दुराचार का दोषी पाया जाता है, या कोई साझेदार जानबूझकर प्रसंविधि की अवहेलना यानी कि अनुबंध की अवहेलना करता है, या व्यापार में केवल हानि होने की आशंका होती है, और या फिर कोई पक्षकार अपना पक्ष या अपना हिस्सा किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है, या न्यायालय कोई ऐसे अन्य कोई कारण हो जिनको न्यायालय समापन के लिए उचित समझता हो, तो उन सभी परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा समापन किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे विशेष घटना के घटित होने पर न्यायालय द्वारा समापन करना। विशेष घटना का अर्थ क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन घटनाओं के घटित होने पर फर्म का समापन स्वयं हो जाता है। सपोज करो कि अगर हमने एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया और उस साझेदारी व्यवसाय को हमने एक निश्चित समय अवधि के लिए किया, निश्चित समय अवधि के लिए किया, या किसी निश्चित कार्य को संपादित करने के लिए किया। सपोज हमने ये डिसाइड किया कि भी हम 10 वर्ष तक साझेदारी करेंगे, तो जैसे ही साझेदारी के 10 वर्ष पूर्ण होंगे वैसे ही साझेदारी स्वतः समाप्त मान ली जाती है। और अगर हम किसी निश्चित कार्य को संपादित करने के लिए साझेदारी करते हैं, अर्थात मान लिया जाए कि अगर हमने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उस बिल्डिंग बनाने के लिए अपन साझेदार बने हो, मान लो ए और बी 2 कॉन्ट्रैक्टर हों, और ए और बी दोनों ने किसी बिल्डिंग का काम साथ मिलकर एक साझेदारी के रूप में साझेदार बन के लिया, तो इस परिस्थिति में जैसे ही बिल्डिंग का काम पूरा होगा वैसे ही ए और बी के मध्य क्या हो जाएगी, साझेदारी समाप्त हो जाएगी।
अर्थात जब निश्चित समय के लिए या फिर निश्चित कार्य के लिए साझेदारी की गई हो तो उस समय, निश्चित समय और निश्चित कार्य समाप्त हो जाने पर साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला, हो सकता है कि दो साझेदारों में से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए। एक फर्म में सिर्फ दो ही साझेदार हों, ए तथा बी, और इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो इस घटना के घटित होने पर भी साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। इसके अलावा किसी भी साझेदार के मध्य न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर, इसका मतलब अगर ये दो साझेदार हैं ए और बी, और इनमें से कोई एक साझेदार दिवालिया घोषित हो गया, अकेला कौन बच गया सर? ए बच गया, तो ए अकेला साझेदार हो नहीं सकता। तो किसी भी साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर भी साझेदारी जो है समाप्त हो जाती है। तो विशेष घटना कौन कौन सी होती है सर? पहली घटना होगी सर, यदि किसी विशेष अवधि अथवा विशेष कार्य के लिए हमने कोई साझेदारी की है तो उस अवधि अथवा कार्य की समाप्ति होने के बाद साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। मृत्यु होने पर साझेदारी समाप्त तभी होती है जब दो ही साझेदार हैं, एक की मृत्यु हो गई तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके अलावा किसी भी साझेदार के न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर, यानी दो ही साझेदार हैं, एक न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाता है तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये थे अपने साझेदारी के प्रकार, साझेदारी के समापन के प्रकार धारा 40 से 44 के अनुसार। अब इसके अतिरिक्त आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। हमने यहां पे क्या लिखा है शब्द सर? फर्म का समापन। तो फर्म का समापन साझेदारी के समापन से पृथक होता है। फर्म के समापन का अर्थ हमने अभी आपको क्या बताया कि सर जब भी फर्म का समापन होता है, फर्म का समापन होने पर फर्म के व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है और फर्म की संपत्तियों का विक्रय करके दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। शेष अगर कोई राशि रह जाती है तो उसे साझेदारों में बांट दी जाती है। लेकिन एक शब्द होता है साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन का अर्थ यह नहीं होता कि फर्म का समापन हो गया। देखिए, फर्म का जब समापन हो जाता है तो फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है, लेकिन साझेदारी का समापन होने पर फर्म का व्यवसाय बंद नहीं होता है, फर्म का व्यवसाय चलता रहता है। फर्म के समापन का अर्थ था सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी संबंध समाप्त हो चुके हैं और साझेदारी व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है। लेकिन साझेदारी के समापन का अर्थ सभी साझेदारों के मध्य संबंध समाप्त होना नहीं होता है। फर्म के समापन, साझेदारी के समापन के अंतर्गत साझेदारी के पुनः निर्माण से संबंधित परिस्थितियों को शामिल किया जाता है। पुनः निर्माण अर्थात जब साझेदार अपना लाभ भाजन अनुपात परिवर्तित कर लेते हो, या कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता हो, या कोई साझेदार फर्म से निवृत्त हो गया हो, या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई हो, तो ये सब परिस्थितियों में साझेदारी समझौते में परिवर्तन आ जाता है। और इस प्रकार के साझेदारी समझौते में परिवर्तन आने की परिस्थिति को साझेदारी फर्म का पुनः निर्माण या साझेदारी का समापन कहा जाता है। साझेदारी का समापन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पुराना जो समझौता था साझेदारों के मध्य, वो समझौता समाप्त हो जाता है और एक नया समझौता शेष साझेदारों के मध्य, यानी अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तो शेष बचे हुए साझेदार व्यवसाय को चालू करेंगे एक नए समझौते के साथ, तो इसे कहा जाता है साझेदारी का समापन। और जब फर्म के व्यवसाय को ही बंद कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है फर्म का समापन। तो देखिए, आपको दिए हुए हैं फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में क्या अंतर है। पहला अंतर है, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ के लिए कानूनी व्यापार को करने का एक अनुबंध होती है। इस प्रकार अनुबंध में किसी भी कारण से परिवर्तन होने पर उसे साझेदारी की समाप्ति कहा जाता है। अर्थात साझेदारी का जब निर्माण हुआ है तो साझेदारी का निर्माण एक समझौते द्वारा किया गया है, और साझेदारी समझौते में परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं सर? साझेदारी समझौते में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं साझेदारों द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना, एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करना, किसी साझेदार की मृत्यु अथवा निवृत्ति हो जाना,
तो ये सभी सब परिस्थितियां जो है साझेदारी समझौते में परिवर्तन से संबंधित है। और जब साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन के बाद साझेदार व्यवसाय को एक नए समझौते के साथ चलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी का समापन कहते हैं, ना कि फर्म का समापन। क्योंकि साझेदारी के समापन के समय व्यवसाय को बंद नहीं किया जाता है। इसके विपरीत अगर फर्म के समापन की हम बात करते हैं तो फर्म के समापन का अर्थ होगा फर्म द्वारा अपनी सभी व्यापारिक क्रियाओं को बंद कर देना, अर्थात फर्म के व्यापार को बंद कर देना। फर्म के समापन की स्थिति क्या हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया है कि जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में साझेदारी का समापन हो जाता है। जबकि फर्म के समापन की परिस्थिति क्या हो सकती है? जब फर्म का समापन साझेदार की अपनी इच्छा से या न्यायालय के आदेश पर हो सकता है। फर्म का जो समापन होता है वो फर्म का समापन या तो साझेदारों की इच्छा से हो सकता है, या न्यायालय के आदेश से हो सकता है, या नोटिस द्वारा हो सकता है, या किसी घटना के घटित होने पर भी हो सकता है। जो साझेदारी के समापन की परिस्थितियां दी गई है वो धारा 40 से 44 के अंतर्गत दी गई, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले जिस पर चर्चा की थी। जब फर्म का समापन होता है तो फर्म के समापन के समय तो व्यवसाय बंद हो जाता है, लेकिन जब साझेदारी का समापन होता है तो व्यापार का समापन नहीं होता है, व्यापार लगातार चलता रहता है। इसलिए लिखा गया कि साझेदारी की समाप्ति के बाद भी फर्म का व्यवसाय उसी नाम से चलता रहता है जिस नाम से पहले चल रहा था। लेकिन जब फर्म का समापन हो जाता है तो व्यवसाय बंद हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि फर्म की समाप्ति पर व्यवसायिक क्रियाएं बंद कर दी जाती है, व्यवसायिक क्रिया जारी नहीं रहती है। और साझेदारी की समाप्ति से साझेदार फर्म की समाप्ति का होना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि जब साझेदारी का समापन होता है तो फर्म का समापन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अगर मान लो ABC 3 साझेदार हों और 3 साझेदारों में से ABC 3 साझेदारों में से कोई एक साझेदार C चला जाता फर्म छोड़कर, तो उस परिस्थिति में शेष साझेदार A और B जो रह जाते हैं वो शेष साझेदार फर्म के व्यवसाय को आगे उसी नाम से चला सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापार फर्म के समापन के समय जब बंद नहीं होता है तो साझेदारी की समाप्ति से फर्म की समाप्ति नहीं होती है। लेकिन यह आवश्यक होता है कि जब फर्म का समापन हो जाता है तो साझेदारी की समाप्ति जरूर हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि सर जब फर्म का समापन हुआ है तो फर्म के व्यवसाय को हमने बंद कर दिया है और सभी साझेदारों के मध्य समाप्त हो गए, जो संबंध थे वो सभी समाप्त हो गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब साझेदारों के मध्य संबंध समाप्त हो चुके हैं, इसका मतलब फर्म के समापन के साथ सभी साझेदारों के संबंध समाप्त हो गए हैं। इसका मतलब साझेदारी का भी समापन हो चुका है। तो आपको ध्यान क्या रखना है सर, जब भी फर्म का समापन होता है तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है, लेकिन साझेदारी का समापन होने का अर्थ यह नहीं होता है कि फर्म का समापन हो गया हो। तो ये कुछ विशेष अंतर थे साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में। अब हम चर्चा करेंगे कि जब फर्म का समापन होता है तो समापन के समय भुगतान का क्रम क्या होगा। तो फर्म के समापन पर भुगतान का क्रम क्या होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है सर, जब भी फर्म का समापन होगा तो फर्म के समापन पर सबसे पहले फर्म के बाह्य दायित्वों का भुगतान होगा। बाह्य दायित्वों का भुगतान होगा और बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के बाद साझेदारों के ऋणों का भुगतान किया जाएगा। साझेदारों के ऋणों का भुगतान किया जाएगा और इसके बाद साझेदारों के ऋणों का भुगतान करने के बाद भी अगर कोई राशि शेष रह जाती है तो शेष राशि 50%
साझेदारों के पूंजी खातों के निपटारे हेतु काम में ली जाती है, निपटारे हेतु भुगतान की जाती है। और अगर साझेदारों की पूंजी खातों का निपटारा करने के बाद भी अगर कोई शेष राशि रह जाती है तो उस शेष राशि को हम साझेदारों में उनके लाभ भाजन अनुपात में बांट देते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि जब हमने बाह्य दायित्वों का भुगतान किया और बाह्य दायित्वों का भुगतान करने से पहले ही सभी धनराशि समाप्त हो गई, यानी कि बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए भी हमारे पास धनराशि पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, अपर्याप्त धनराशि है बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए। तो इस परिस्थिति में क्या करना होगा? तो जब बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त राशि हो तो जितनी राशि की आवश्यकता होगी बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए उस राशि को साझेदार अपने लाभ भाजन अनुपात में लेकर आएंगे, यानी कि निजी रूप से इन शेष बाह्य दायित्वों का भुगतान किया जाएगा अगर फर्म के पास अपर्याप्त धनराशि हो तो आपको क्या ध्यान रखना, जब भी फर्म का समापन होगा तो सबसे पहले बाह्य दायित्वों का भुगतान होगा, फिर साझेदारों के ऋणों का भुगतान होगा, फिर अगर शेष धनराशि रह जाती है तो शेष धनराशि साझेदारों के पूंजी खाते के निपटारे के काम में ली जाती है। लेकिन बाह्य दायित्वों के भुगतान करने के लिए भी धनराशि पर्याप्त ना हो तो जितनी राशि शेष और हमें चाहिए बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के लिए उस शेष राशि को साझेदार निजी रूप से बाह्य दायित्वों के भुगतान करने के लिए लेकर आएंगे। तो यह है आपका फर्म के समापन पर भुगतान का क्रम। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जब भी फर्म का समापन होता है तो कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, यहां क्या हो रहा है सर, फर्म का समापन हो रहा है। फर्म के समापन का मतलब ये होता है कि सर यहां पे सभी लेखा पुस्तकों को हमें बंद करना है। जब लेखा पुस्तकों को बंद करना है तो बंद करने के लिए विशेष रूप से एक खाता बनाया जाता है, वसूली खाता। कौन सा खाता बनाया जाता है सर? एक खाता बनाया जाता है वसूली खाता, जिसका नाम होता है इंग्लिश में जिसको कहते हैं अपन रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं सर, इस खाते में हम सभी संपत्तियों और दायित्वों के शेष को हस्तांतरित कर देते हैं और फिर संपत्तियों से वसूल राशि और दायित्वों को भुगतान की गई राशि को इस खाते में दिखाते हैं, जिससे सभी संपत्तियों और दायित्वों के खाते क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो खाता तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है साझेदारों का ऋण खाता। देखिए, साझेदारों ने अगर फर्म को कोई ऋण के रूप में राशि दी है तो उस ऋण का अलग से भुगतान किया जाता है, जिसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता है। या फिर अगर अपन ने पहले से पार्टनर लोन अकाउंट बना रखा है तो पार्टनर लोन अकाउंट के थ्रू अपन साझेदार के ऋण का भुगतान अलग से करेंगे, अन्य दायित्वों के साथ इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तीसरा, फर्म के समापन के समय जो खाता बनाया जाता है उस खाते का नाम होता है साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते नॉर्मली फर्म बनाती रहती है, हर साल बनाती है। साझेदारों के पूंजी खाते हमेशा मेंटेन रखे जाते हैं, लेकिन फर्म के समापन पर साझेदारों के पूंजी खाते बनाने का जो पर्पज होता है वो पर्पज होता है साझेदारों के पूंजी खातों का शेष ज्ञात करना, जिससे कि उनके पूंजी का निपटारा किया जा सके। तो समापन पर साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाए जाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो लास्ट में हमें एक खाता और बनाना होता है, नकद या बैंक खाता। बैंक खाता जिसे हम क्या कहते हैं सर, यहां इसको कहा जाता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये चार खाते फर्म के समापन के दौरान बनाए जाएंगे और इन चारों खातों को बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि फर्म की लेखा पुस्तकों को बंद कर देना। जितने भी पहले खाते खोले गए हैं वो सभी खाते इन खातों के निर्माण द्वारा बंद हो जाते हैं और अंत में ये सभी खाते भी स्वतः ही बंद हो जाते हैं। तो देखिए, वसूली जो खाता होता है
वसूली खाते का शेष पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जब वसूली खाता पूर्ण हो जाता है तो वसूली खाते में अगर कोई शेष रह जाता है तो वसूली खाता बनाने के बाद वसूली खाते का शेष पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वसूली खाता बंद हो जाता है। साझेदारों के ऋणों का जब हम भुगतान कर देते हैं तो ये खाते को अपन जब ऋण का भुगतान कर दिया जाता है नकद द्वारा तो ये खाता स्वतः बंद हो जाता है। साझेदारों के पूंजी खातों का भी हम क्या करते हैं, अंत में भुगतान कर देते हैं, और अगर साझेदारों की पूंजी की कोई कमी आती है तो साझेदार और नकद लाके उस कमी को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार नकद द्वारा ये खाता स्वतः बंद हो जाता है, नकद या बैंक द्वारा ये खाता स्वतः बंद हो जाता है। और जब सभी साझेदारों के भुगतान हो जाते हैं उस समय भुगतान प्राप्तियों के बराबर स्वतः हो जाते हैं, और जब भुगतान प्राप्तियों के बराबर हो जाते हैं तो नकद अथवा बैंक खाता भी स्वतः ही बंद हो जाता है। तो फर्म के समापन के समय इन खातों को बनाया जाता है। तो ये हो गए फर्म के समापन पर बनाए जाने वाले खाते। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है सर, फर्म के समापन पर ये 4 खाते बनाए जाते हैं, और इन 4 खातों को बनाने का क्रम भी यही होगा जो हमने लिखा है। पहले वसूली खाता बनेगा, ऋण खाता बनेगा, फिर पूंजी खाता बनेगा, और अंत में नकद या बैंक खाता बनेगा। तो इन सभी खातों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इन सभी खातों पर चर्चा करेंगे। यहां से आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। तो इसके आप अब तक जो हमने आपको पढ़ाए हैं इनके नोट्स बनाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में हम फर्म के समापन के प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।